नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के चीनी गोठ के अंदर आयोजित सशक्त बहना उत्सव में महिलाओं को जो है वो यहाँ पर आत्मनिर्भर और साथ ही साथ सराहना की। उन्होंने महिलाओं के साथ मट्ठा निर्माण, सोल्डरिंग, धान कूटने और लौह उत्पाद निर्माण में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अग्रदूत है और सरकार उन्हें आर्थिक, तकनीकी और विपणन सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। धामी ने बताया कि राज्य में 70,000 स्वयं सहायता समूह से 5 लाख महिलाएं जुड़ी है, जिनमें की 1.65 लाख लखपति दीदी बन चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और जनता का अभिभावन उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कंजाबाद तिराहे पर 47.42 लाख की लागत से लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित उत्तराखंड के सबसे ऊंचे यानी कि 213 फीट राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण और ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि यह ध्वज देश की एकता और शौर्य का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने हंस फाउंडेशन और हिंदुस्तान जिंक ममता संगठन द्वारा पद्धत मोबाइल स्वास्थ्य वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि की कामना की और मंदिर में बड़ी घड़ी चढ़ाई। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं। यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद दिलाता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाकर कोई सफलता मिली। और हमारी नौजवान युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को प्रेरित करता रहे। और मैं सभी को सीमांत क्षेत्रवासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने। वहीं कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, रजत जयंती समारोह की तैयारियां जो चल रही थी उनकी समीक्षा की। उन्होंने 7 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। उत्तराखंड की शान वीर जवान समृद्ध नारी सशक्त किसान थीम पर आधारित होगा। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से तैयारियों को सुनिश्चित करने को कहा और विभागों के बीच में समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में उद्यान, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण विभागों की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी और विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। सोलह अक्टूबर 2025 को देहरादून में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने उत्तराखंड में डेरोगेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल की प्रगति की समीक्षा की। बता दें कि इस बैठक में संयुक्त अध्यक्षता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव मीता राजीव लोचन और साथ ही साथ मुख्य सचिव आनंद वर्धन जैन ने की है। टास्क फोर्स ने विनियमितों के अंदर सरलीकरण, अनुपालन बोझ में कमी और निवेश अनुकूल माहौल बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर यह योजना भूमि, भवन, श्रम और अनुमतियों में सुधार के लिए राज्यों को मार्गदर्शन देती है। टास्क फोर्स ने उत्तराखंड सरकार के सक्रिय प्रयासों की सराहना की और समन्वय और डिजिटल एकीकरण बढ़ाने का दावा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार की अध्यक्षता में नैनीताल विधानसभा सम्मेलन आयोजित हुआ। पहली बार नैनीताल पहुंचे कुंदन सिंह परिहार का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संकल्प साकार किया जाएगा और युवाओं को इसका अधिकतम लाभ भी मिलेगा।
से लेकर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती तक चलने वाला है। इस अभियान का मूल मंत्र है स्वदेशी। हम केवल आर्थिक आधार पर स्वदेशी का विचार नहीं करें, हम विचार से भी स्वदेशी करें, भाव से विचार स्वदेशी का आचरण करें, आचार व्यवहार से हम स्वदेशी अपने जीवन में अपनाएं। तो इस स्वदेशी को लेकर के जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है और जो हमारा एक विकसित भारत बनाने का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मैं समझता हूं कि इस स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और जो विकसित भारत है उसकी संकल्पना पूर्ण होगी। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, हमारे जो उत्पादक हैं, अगर हम उनके वस्तुओं का उपयोग करेंगे, लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, छोटे छोटे जो हमारे कारीगर हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो जब सबको रोज़गार मिलेगा तो निश्चित रूप से पलायन भी रुकेगा। कार्यकर्ता हमारे बहुत हर्षोल्लास के साथ काम कर रहे हैं। हमारा संगठन पहले से ही बहुत दृढ़ है और आगे भी जो हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ का विस्तार होना है और जो हमारा एक 2027 का जो लक्ष्य है कि इस प्रदेश में एक बड़ी विजय के साथ हम लोग रुड़की में भारतीय जनता पार्टी संगठन का विस्तार नया मुकाम हासिल कर रहा है, जहां पर 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की मंगलौर मार्ग स्थित नवनिर्मित जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का भव्य उद्घाटन करेंगे। हवन पूजन के बाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन मंत्री अजय, सांसद त्रिवेदी सिंह रावत और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि ये कार्यालय कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और संगठन की मजबूती का प्रतीक होगा और मिशन 2027 की तैयारियों को गति देगा। आने वाले 18 अक्टूबर को हमारे नवनिर्मित जिले का उद्घाटन है और इसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और साथ ही हमने अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री अजय जी भाई साहब, हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और पूर्व में लोकसभा के सांसद रहे ऐसे आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमने सभी को आमंत्रित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी लोग यहाँ आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, जिससे कि हम पार्टी की यहाँ कार्यालय के द्वारा पार्टी की रीति नीति और जो भी दिशा निर्देश होते हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित कर सकें। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारा ये नवनिर्मित कार्यालय भव्य और दिव्य बना है। तो मैं ये समझती हूँ हम यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, क्योंकि हमारे धाकड़ यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र की यहाँ लगभग 1,500 से 2,000 की संख्या आने वाली है। मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि हमारे सभी जनता भी यहाँ आएगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो आकर हमें आशीर्वाद देगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी के यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को क्या निमंत्रण देना चाहेंगी? हाँ, नहीं, हमने सभी अपने क्षेत्र के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन इससे अलग हमारी जो आम जनता है, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जनता है, हम सभी को निमंत्रण दे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन और भूख हड़ताल की। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथौला ने कहा कि प्रदेश में चौमुखी विकास जारी है और हर जिले में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। नर्सों की कमी वाले अस्पताल में भी पूर्ति की जा रही है। उन्होंने प्रदर्शन को चुनावी माहौल बनाने का प्रयास बताया और कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल को जानती है और 2027 के चुनावों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। राज्य सरकार की आज स्थिति ये है कि सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं वो, और असलियत जो है वो जनता बताने का कार्य करती है। और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं आपके समक्ष हैं कि उनकी कितनी दुरुस्त है, उन्हें कितनी मरम्मत की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने चौखुटिया में देखा जिस तरीके से लोग सड़कों पे उतरे हैं, वो एक मन का पेन है, वो एक कष्ट है जो लोगों ने आज सरकार
के खिलाफ जो है सड़कों पर उतारने का कार्य किया है, आक्रोश को उतारने का कार्य किया है, क्योंकि वो हर जगह बोल बोल के मुख्यमंत्री जी को बोल के, मंत्री महोदय को बोलकर, क्योंकि मंत्री महोदय तो उनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है, चाहे वो जिस विभाग में होते हैं, तो इस विभाग में भी वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 200 चिकित्सक मिलेंगे, 400 चिकित्सक मिलेंगे, स्पेशल जो है चिकित्सक मिलेंगे, और आप ड्रोन से दवाइयां पहुंचाने का कार्य कर रही थी ये भारतीय जनता पार्टी। और आज ये स्थिति हो गई है कि दवाइयां तो छोड़िए, लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। और यही वजह है कि आपने अभी देखा एक पत्रकार जिसकी हत्या हो गई और उसको आत्महत्या का जो उस पे चोला पहनाने का कार्य पुलिस और प्रशासन कर रहा था, उस व्यक्ति ने अपने आखिरी वीडियो में उत्तरकाशी जो आपका अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट, उसकी असलियत बताने का कार्य किया था कि वो अस्पताल कम और आप देखिए गार्बेज का अड्डा ज्यादा लग रहा था। तो सरकार की कथनी और करनी में यही फर्क है, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब सरकार को आईना दिखाने का काम सड़कों पर कर। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आपने ये देखा होगा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप ये देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अन्य जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे हमारी सरकार स्थापित करने जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आपने देखा होगा कि स्वयं मेरे कोटद्वार शहर में ही बहुत सारे नर्सेस का अभाव था, उसको जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सें हों, डॉक्टर हों, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सुविधा हो, इस पर हमारी सरकारें काम कर रही है। और रिमोट एरियाज जो है वहाँ पर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, वहाँ एएनएम जा सके, उस पर भी हमारी सरकार ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। रही अभी आंदोलनों की बात, तो आप धीरे धीरे देखिए जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि सबको पता है 1 वर्ष बाद चुनाव है, तो जिस प्रकार चुनाव की बेला नजदीक आएगी, धीरे 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 जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उस प्रकार का माहौल बनाएंगे और बनाते हैं। उत्तराखंड की जनता सब समझती है, जानती है। उत्तराखंड की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को चुना, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल पर मोहर लगाई है, और मैं कहना चाहता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक। देहरादून में उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें कि प्रदेश भर के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। ये बैठक जल संस्थान मुख्यालय परिसर में हुई, जहां पर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य प्रबंधक से मुलाकात की और वार्ता भी की। कर्मचारियों ने वेतनामन और साथ ही साथ कार्यस्थलीय सुविधाओं से जुड़ी तमाम जो प्रमुख मांगे रखी गई और चर्चा भी किसी यहाँ पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। वार्ता विफल रहने से कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई और संघ ने आगे की रणनीति पर विचार करने का निर्णय भी लिया। कर्मचारी संघ की आज आम बैठक है। इसमें हमारी 10 बिंदुओं पे मांग है। जो मेन मांग हमारी, जो इन्होंने स्थानांतरण किए है हमारे अनावश्यक, अभी कोई ट्रांसफर नीति नहीं है हमारे यहाँ, और ना इस समय सीजन है ट्रांसफर का। तो मेन हमारा मुद्दा यही है। और दूसरा हमारा 96 वाला मुद्दा है कि 96 से हमने रेगुलर की मांग करी थी और कोर्स हम 4 बार जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी आदेश नहीं किया है, फिर भी इसमें ढिलाई कर रहे हैं। उसके लिए भी हमारा आज कठोर जो भी कदम होगा वो उठाएंगे। और हमारी जो तीसरी मांग है वो हमारा जो सेवा लाभ का जो मुद्दा है वो भी है। और एक हमारी मांग कर्मचारियों के लिए जो ग्रेजुटी और पेंशन ग्रेजुटी का वो है अनुदान का है, वो भी होना है। और हमारी और कर्मचारियों की जो भी समस्या है उसके संबंध में आज वार्ता भी होनी है सीजीएम साहब से 2 बजे। तो है उनके 11, उन 11 मसलों में से 2-3 मसलों पे बात हुई और फिर उसके बाद जो है कर्मचारी बेचारे चले गए। नियमों के हिसाब से कार्रवाई करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नियम में बनता है वो हम बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं और रात दिन हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को कोई तकलीफ ना हो। ख़ास तौर से वो कर्मचारी जो
जिनका वेतन अत्यंत कम है, जो बहुत ही अल्प वेतन भोगी हैं, उनको बिल्कुल तकलीफ ना हो, उनका बहुत ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा, उनके जो हित जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य लाभ है, उसके लिए यदि कोई चिकित्सा से संबंधित मामला है, उस पर हम बहुत संवेदनशील रहते हैं। जो भी हित लाभ है उनके, जहाँ तक उनकी सहूलियतों का सवाल है, मतलब आज तक हमने किसी भी संघ को, किसी भी यूनियन को, किसी भी संगठन को। संरक्षक राजेंद्र कपिल, हमारे महामंत्री हैं नरेंद्र लाल जोशी जी ने पूर्व में एक डिमांड चार्ट प्रबंधन पक्ष को दिया था और प्रतिलिपि शासन और सरकार को की थी। मेरा मानना यह है कि जो भी संगठन द्वारा मांग पत्र दिए जाते हैं उस पर प्रबंधन पक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इस संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा संगठन से वार्ता कर लेनी चाहिए। परंतु अफसोस इस बात का है कि प्रबंधन पक्ष और संगठन में सामंजस्य नहीं है। प्रबंधन पक्ष द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को नकारा जा रहा है, अनावश्यक हस्तांतरण किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1996 से सेवारत कर्मचारियों का जिनका नियुक्तिकरण 2003 में हुआ था, उनको सेवा लाभ देने के आदेश हैं, परंतु शासन स्तर और प्रबंधन पक्ष द्वारा अभी तक भी 10 महीने बीत गए हैं, उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है, अनावश्यक स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। मेन जो बिंदु है हमारे फिलहाल यही है और 15 बिंदु है, सब निवासित मांगे हैं, सब पर कार्रवाई की जाए। हरिद्वार देहरादून हाईवे स्थित मशहूर रामू पकौड़े वाले की दुकान पर जो है एक बार फिर से सनसनी फैलने लगी है और एक बार फिर से विवादों में आने लगा है। पकौड़ों में कीड़े मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू की। टीम ने मौके पर पहुंचकर तेल और जो तमाम चीजें वहां पर मौजूद थी उनके सैंपल्स लिए और उनकी जांच के लिए उन्हें रुद्रपुर लैब में भेजा। अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही रामू की दुकान पर शिकायत रजिस्टर रखने और साथ ही साथ शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। रिपोर्ट आने तक विभाग निगरानी बनाए हुए है और इस घटना के बाद रामू की दुकान की छवि को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में लोक सेवा आयोग की 2021 में आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा में चयन न किए जाने के मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अमन गुप्ता ने आयोग के निर्णय को चुनौती दी और दिव्यांग कोटे के 2 पद वापस लेने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया। आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद 61 पदों का परिणाम घोषित किया और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए आयोग के दोनों पदों पर भर्ती के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने गृह सचिव से गलती करने वाले अधिकारी और वेटिंग लिस्ट समाप्ति के आधार स्पष्ट करने को भी कहा है। मामला ये सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें वर्ष 2021 में इस परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट हुआ था और जो अंतिम चयन था वो फरवरी 2023 में हुआ। तत्पश्चात एक सूची जारी की गई 61 लोगों की, जिनको नियुक्ति दी गई। 7 लोग उनमें से थे जो कि नियुक्ति लेने के लिए नहीं आए। तत्पश्चात पुनः लोक सेवा आयोग को एक अध्याचन भेजा गया कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं उन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाए और उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच में जो ये पत्राचार चलता रहा, इसमें अनावश्यक रूप से डिले हुआ। इसमें अमन गुप्ता जी को जनवरी 2025 में मेडिकल के लिए बुलाया गया और तत्पश्चात ज्वाइनिंग नहीं दी गई। कोर्ट ने ये कहा कि जो ये अननेसेसरी डिले हुआ है, इसके लिए कौन ऑफिसर जिम्मेदार है, उनका नाम कोर्ट को बताए। हालांकि सरकार ने आज एक हलफनामा दायर किया, लेकिन किसी भी अधिकारी का नाम नहीं खोला। जो कोर्ट ने अधिकारियों से ये जानना चाहा कि कौन वो दोषी अधिकारी हैं जिनके कारण से सारी प्रक्रिया में इतनी देरी हुई। एक रिक्रूटमेंट जब अंतिम रूप से होता है तो उसमें कई सारे कैंडिडेट्स चयनित होते हैं। अब कुछ पदों के लिए अनावश्यक रूप से दोबारा एडवर्टाइजमेंट करके अपॉइंटमेंट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए कोर्ट ने मैटर को सुनते हुए आगे मामले में 28 अक्टूबर की डेट फिक्स करी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि चूंकि उसका चयन हुआ, वो लिस्ट में था, इसके पश्चात उसको मेडिकल करने के लिए बुलाया गया और उसका मेडिकल भी हुआ। उसके पश्चात अपॉइंटमेंट ना देने के पीछे कोई भी तर्क नहीं दिया गया, इसलिए सरकार का ये जो कदम है ये अविधिक है।
भर्ती ये 2021 में निकली थी, अंतिम रूप से चयन 2023 में हुआ। और इसमें एक विशेष रूप से बात यह है कि 2 अभ्यर्थी थे जो कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में जिनका चयन हुआ था, उन लोगों को आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है। तो चयन प्रक्रिया तो अभी तक पूरी समाप्त हुई नहीं है, तो वेटिंग का तो प्रश्न ही नहीं आता। दूसरा, जो वेटिंग जो रूल्स बने हैं वो अपने आप में तब बने हैं जबकि अंतिम चयन प्रक्रिया हो चुकी थी। कालाडूंगी में दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं पर एसडीएम विपिन पंत के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कुछ दुकानों से खोए के सैंपल लिए गए और 2 सिलेंडर भी जब्त किए गए। दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। असलम खान ने बताया कि मिलावटी मिठाई और खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो दीपावली तक जारी रहेगा। इसके साथ ही जनता को खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर और ARO पुलिस की प्रशासन के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है। एहतियातन पर्व से पूर्व जो है, जैसा कि पर्वों देखने को मिलता है कि जो एडल्ट्रेटेड स्वीट्स वगैरह बिक्री होती है, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की दृष्टि में छापेमारी कार्रवाई की गई है। और जहाँ पर प्रथम दृष्टिया उल्लंघन पाए गए हैं, तो जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं फूड सेफ्टी एक्ट की, चालानी कार्रवाई का विधि सम्मत जो भी कार्रवाई के नेतृत्व में ज्वाइंट टीम द्वारा सारे जो मिठाई की शॉप्स हैं वहाँ निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के साथ साथ संदेह के आधार पर, जितने संभावना थी संदेह की, उनके सैंपल लिए गए हैं। जो लैब से जांच होने पर अगर सही नहीं पाए जाते तो उन सबके विरुद्ध माननीय कोर्ट। प्रहलाद नारायण मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशन पर दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए नशा तस्करी और जुआ खेलों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत कालाडूंगी के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोटाबाग क्षेत्र के जंगल से 5 आरोपियों को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया, जबकि 3 लोग फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली कालाडूंगी में FIR धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज भी किया गया है। वहीं पर मौके से 5,67,000 एक पीला त्रिपाल और 52 ताश के पत्ते और 2 जो ताश है वो भी बरामद की गई है। कालाडूंगी द्वारा आज 5 अभियुक्तों को ताश की बाजी लगाकर हार जीत के खेल में जुए में 13G एक्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 5,66,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। नगर पालिका क्षेत्र ज्योतिर्मठ के प्रसारी वार्ड में MES द्वारा बिना ग्रामीणों की सहमति पेयजल पाइपलाइन बिछाने के मामले में वार्ड सदस्य सुनीता देवी ने उपजिलाधिकारी ज्योतिर्मठ को लिखित शिकायत पत्र सौंपा। पत्र में बताया गया कि पाइपलाइन से गांव के मुख्य जल स्रोत पर असर पड़ेगा, जिससे कि घराट, मवेशियों का पानी और जो तमाम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको प्रभावित देखा जा सकता है। वहीं ग्रामीणों ने भी मौके पर पहुंचकर विरोध किया। उन्होंने मांग की कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के ठेकेदार द्वारा बिछाई गई पेयजल लाइन का जो कार्य है वो तुरंत रोका जाए और ग्रामीणों के जल हित की रक्षा भी की जाए। गांव के महिलाएं हैं और हमारे साथ हमारे सरपंच साहब और हमारे वार्ड मेंबर सहित हम पूरे गांव वहाँ जो ओली में पानी पाइपलाइन जा रहे हैं उनको रोकने के लिए गए थे। उसमें हमने फिलहाल हमने अभी पानी को रोक रखा है। उनका कहना है कि हम आपस में आके बात करेंगे, तब उसके बाद हम आगे का रोकना हो चाहे कुछ भी करना, बिना गांव के सलाह से हम पानी नहीं ले जाएंगे, उनका ये कहना है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।